हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 138। ये जो एनसीईआरटी की ग्रेविटेशन की सीरीज चल रही है ना, इसमें बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के हर एक एग्जांपल को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो ग्रेविटेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। इसके अलावा ग्रेविटेशन के अच्छे सवाल अगर आपको चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप YouTube पे टाइप करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं और उसके बाद एस चांद लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो एस चांद का सॉल्यूशन पता होगा, एस चांद बुक आप पढ़ते होगे। ठीक है, चलिए देखिए पेज नंबर 138 पे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.4 से यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और YouTube पे सर्च करिए ग्रेविटेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। आइए बच्चों, एग्जांपल नंबर 10.4। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास का मतलब क्या होता है? मास होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब ये क्या बात है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक, मतलब अब जैसे मान लीजिए बच्चों की, देखिए हमारे पास यस, ये देखिए एक रिमोट है, ये एसी का रिमोट है और ये एसी का रिमोट किसी मटेरियल से बना हुआ है। इसमें कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? तो उसका जो टोटल मास है, ठीक है, मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी में एटम या मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, यही क्या है? मास है। कितनी क्वांटिटी में भरे हुए हैं सर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप इसको थोड़ा सा फील कर सकते हो, जैसे कि आप बाजार जाते हो सब्जी लाने, तो आप जाते हो बाजार में, कहते हो 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए हमको, है ना? आलू आप 1 किलोग्राम लेके आते हो मान लो, तो 1 किलोग्राम क्या उसकी क्वांटिटी है। और ये जो किलोग्राम, ग्राम, ये सब जो हमने यूनिट्स बनाई हुई, इंसानों ने बनाई हुई है अपनी समझ के लिए, ठीक है ना? और 1 किलोग्राम कितना होता है एग्जैक्टली, ये आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो मास क्या होता है? आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना? जैसे कि रिमोट मान लो है, ये रिमोट मान लो है 90 ग्राम का, कितना? 90 ग्राम का, ठीक, 90 ग्राम का मान लो रिमोट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्वांटिटी कितनी है? 90 ग्राम्स, बस। और वेट क्या होता है? अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में आप चेंज कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। अब इसी रिमोट का अगर आपको वेट निकालना हो, ठीक है ना, या इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना है, उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है? 2 किलोग्राम है, मान लो 2 किलोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो, ये तो इसका मास हो गया, ठीक। अब देखो वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? याद रखिएगा, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। आई रिपीट, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है सर? देखो बच्चों, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से, ध्यान सुनो, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? वेट की वैसे बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन आएंगी क्लास 11th में, बट अभी के लिए बस इतना। वेट क्या होता है किसी बॉडी का? वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और इसको एक सरफेस पे हमने रखा हुआ है, तो अर्थ का सरफेस क्या कर रहा है? ये हमारा हाथ क्या है? सरफेस है। अर्थ का सरफेस इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितनी फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इस बॉडी का वेट बोलते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वेट को हम W से दिखाते हैं और वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको याद है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये सुनो, तो मैंने भी क्या बताया, वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स ही होता है। वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स की जगह यहां वेट आ गया, मास की जगह बॉडी का मास होगा, और एस्केलेशन ए की जगह एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो वेट का जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या हो गया? M इंटू जी। याद करिए, वेट का फॉर्मूला क्या है? M इंटू जी, मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये सवाल देखो, कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। तो एक ऑब्जेक्ट का मास यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर तो कितना है? 10 किलोग्राम। अब इसने हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स वेट्स ऑन द अर्थ, ठीक। अर्थ के सरफेस पे इसका वेट कितना होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए, W इज इक्वल्स टू M इंटू जी, यानी कि मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास कितना है? मास है आपका 10 किलोग्राम, ध्यान देंगे बच्चे, मास कितना है? 10 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू। जी की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कराई थी। जी क्या होता है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के इक्वेटर्स पे, और जी की वैल्यू होती है कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। ओके स्टूडेंट, अब सुनो ध्यान से, जब आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी रहती तो आपको 9.8 लेना है। आई रिपीट, जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू आपको नहीं दी रहती, नहीं गिवन रहती है, ठीक है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू नहीं देता है, 9.8 लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे? 9.8, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एस्केलेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू 9.8, और यहाँ पर साथ में क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10,
10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 98, और सुनो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था वेट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। वेट भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। और फोर्स की एसआई यूनिट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, न्यूटन। भाई फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो वेट को भी हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है, 98 न्यूटन है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 10.5। आपसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये अर्थ है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको मून दिखा रहा हूँ, मून को थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं, ये आपका मून है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपका अर्थ है और ये मून है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट दिया हुआ है, वेट डब्ल्यू ई का मतलब वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है, 10 न्यूटन है। कह रहा अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे लेके जाएं, ध्यान से पढ़िए, कह रहा व्हाट वुड इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून पे जब आप इसका वेट मेजर करोगे, सेम ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहाँ ला रहे हैं, मून के सरफेस पे, तो कह रहा व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, डब्ल्यू एम का मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून के सरफेस पे इसका वेट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको एज अ फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, जैसे करना आप कर सकते हो। मून पे जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, मास नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर कोई m मास की बॉडी है, अर्थ पे भी उतना ही मास होगा, मून पे भी उतना मास होगा, मास नहीं चेंज होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं चेंज होगा। भाई खुद सोचो, ये कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है ना, तो ये जो 1 किलोग्राम की बॉडी है बच्चों, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर 1 किलोग्राम है, चाहे आप अर्थ पे रखो इसको, चाहे मून पे ले जाओ, तो मास नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वेट चेंज हो रहा है। वेट क्या होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है, जिस फोर्स से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोचो, जब अर्थ पे ले जाओगे तो अर्थ का मास कुछ और है, तो अर्थ एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ऐसे अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अर्थ इसको किसी अमाउंट से अट्रैक्ट करेगा, और मून का मास क्योंकि अलग है, तो मून इसको किसी अमाउंट से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है। अर्थ का मास अलग है, मून का मास अलग है, भाई मून छोटा है उसका मास कम है, अर्थ बड़ा है उसका मास ज्यादा है, ठीक है ना। तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे अलग अलग क्वांटिटी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो यही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यही क्या है, वेट है, तो दोनों पे वेट अलग अलग होगा। बस आपको इतना याद रखना है, क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। बस अब कोई दिक्कत नहीं, यहां से आ जाइए, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक। अब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना गिवन है आपको, 10 न्यूटन, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 10 न्यूटन। चलिए, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 इज 10 डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन, ठीक। अब 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, सो आंसर आ गया कितना, 5/3 न्यूटन। अब 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, चलिए 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 2, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 ज़ा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 6 ज़ा 18, फिर 18 माइनस 20 माइनस 18 2, डेसिमल की हेल्प से 0, और फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे बार बार यहाँ पे 6 रिपीट करता रहेगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाल लेंगे, पहले निकाल चुके हैं, कितना है 1.666 न्यूटन। अब हम इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसका आंसर देंगे, कैसे, ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको राउंड ऑफ करेंगे, हटाएंगे इसको, तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो अगर 5 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, इसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या करेंगे 1 पॉइंट, अब ध्यान दो जरा, ये वाला 6 तो ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि ये वाले 6 को हटा रहे हैं और ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम इस 6 से पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, तो ये वाले 6 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7। सो आंसर इज व्हाट, 1.67 न्यूटन। तो बस यही आपका आंसर है, क्या, कि वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1.67 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए,
नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो नंबर 1 पॉइंट, सभी बच्चों को वैसे क्वेश्चन पता होगा, बहुत इजी, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक, मास क्या है? किसी बॉडी में कंटेन्ड मैटर है, मतलब ये देखिए जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, अब इसमें कितना मैटर है? मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है। अजीब सी बात है, मास को मैटर से, मैटर को मास से कनेक्ट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ध्यान सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल शब्दों में। देखिए ये आपके पास कोई बॉडी है, तो ये बॉडी फाइनली किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। किससे? इतना तो पता होगा ना, कोई भी बॉडी है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक, तो ये फाइनली एटम से मिलकर बनी है, ठीक है ना। अब एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हमारे पास मान लो दो बॉडीज हैं, ये भारी है थोड़ी सी, ये हल्की है। भारी हल्की का मतलब ये यहाँ पे मास ज्यादा है, यहाँ पे कम है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, या फिर आप ऐसे कर लो, एक काम कर लो, आप ना दो बॉडीज ले लो सेम साइज की, ये लो, सेम वॉल्यूम है, मान लो दोनों का वॉल्यूम सेम है, साइज सेम है। ये देखिए इसका जितना साइज है उतना ही इसका साइज है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं भाई एक का मास ज्यादा, एक का कम है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है। भाई किसी के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, हाँ, और किसी के एटम में मान लो ये ऐसे एटम से मिलकर बनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनकी मात्रा कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम है इसके एटम में। इसके एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो इसके एटम में हम बोलेंगे मास ज्यादा है, इसके एटम में मास कम है। तो कौन सी बॉडी भारी होगी? वही वाली बॉडी भारी होगी। क्यों? क्योंकि फाइनली वो जिससे मिलकर बनी है, किससे? एटम से, उसके एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो उसका मास ज्यादा होगा। ठीक, तो बस यही चीज है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है फाइनली कि वो जिस भी टाइप के एटम से मिलकर बना है, उस टाइप के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने ज्यादा होंगे एटम में, उसका मास उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम ये बोलते हैं कि भाई मास किसको बताता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को बताता है कि उसमें कितना मैटर है। और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजरमेंट करने का जो यूनिट है किलोग्राम में, सही है ना। जैसे कि हमने बोला भाई ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ओनली 2 किलोग्राम है, लेकिन ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 2 किलोग्राम है। देखने में साइज सेम है, साइज सेम है, दोनों देखने में साइज क्या है? सेम है, लेकिन क्योंकि उसके एटम भारी भारी थे, भारी भारी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है। एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उसके एटम में। इसके एक एटम उठाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होंगे, बस। तो भारी हो गया, हल्की हो गया, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है। बस यही क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मास बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आके ये देखिए, यहाँ पे यूनिट की बात कर दी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश के साइंटिस्ट एक दूसरे से बात करेंगे तो मास का यूनिट क्या बोलेंगे वो लोग आपस में? मास का यूनिट किलोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किलोग्राम। ठीक है, तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है। अब वेट पे आ जाइए बच्चों। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या एक्टिंग ऑन द बॉडी। ध्यान से सुनो, देखिए वैसे तो जनरली हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हम किसी भी बॉडी का वेट कहाँ कैलकुलेट करेंगे? अभी अर्थ पे। तो आप वेट का मतलब समझो जरा। वेट एक तरीके का फोर्स होता है। देखो ये अर्थ के सरफेस पे रखी बॉडी है, यहाँ पे देखिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये देखिए ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे कोई m मास की बॉडी रखी हुई है। कितना मास है इसका? m मास है, m किलोग्राम मास है। कितना? m। अब m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, m किलोग्राम मास है, ठीक है। तो अर्थ इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, समझो जरा, अर्थ इसको जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? बॉडी का वेट बोलते हैं, याद रखना। वैसे तो वेट की एडवांस डेफिनेशन भी होती है, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी 9th क्लास में आप ये समझो क्या कि वेट क्या होता है। अभी हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में सोचो, ठीक है। अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को, आपको पता ना अर्थ क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो बस वही चीज है, अर्थ जितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, वही क्या है? उस बॉडी का वेट है। और वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सबको पता होगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो बस यही चीज है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक, इसके बाद अब बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि वेट एक तरीके का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती, तो वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आइए, ये देखिए द एसआई यूनिट इज द सेम एज दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वही वेट की होगी, यानी कि क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। ठीक है ना, वेट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। ठीक, नाउ अब देखो बच्चों, यहां पे देखो जरा, ये देखिए इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास क्या है? ये बॉडी के इनर्शिया को बताता है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में शायद पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। यस,
इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करती है। मतलब अगर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में उसको अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, ठीक, उसको आप मोशन में लाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना होगा ना, तो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई मोशन करी तो मोशन में रहना चाहती है, अगर आप उसके मोशन को डिस्टर्ब करोगे तो उसको रेजिस्ट करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को? अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करना, मतलब अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करना, या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंजेस को अपोज करना। ये जो प्रॉपर्टी, इसको इनर्शिया बोलते हैं। और जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। ठीक, ये बात हमने पढ़ रखी, तो यही चीज है। इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बता दूं थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो बच्चों, ये बॉडी कोई, इसका मास मान लो है 2 किलोग्राम ओनली, ठीक, और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है 5 किलोग्राम। अब दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों को आपने डिस्टर्ब किया सेम फोर्स से, बताओ कौन जल्दी चल जाएगा? 2 किलोग्राम वाला फटाक से चल जाएगा। इसको और ज्यादा फोर्स लगाओगे तब चलेगा, इसका मास ज्यादा है। तो ये चलना यही चीज है कि आप उसको चलाना चाहते हो, चलना ही नहीं चाहता है। क्या कर रहा है? अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है। आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहते हो, इसको आप स्टेट ऑफ रेस्ट में जो आप चेंजेस कर रहे हो उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, जिसका इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इनर्शिया वाले, तो आप जाइए हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वीडियोस देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो इस तरीके से क्या हो गया आपके पास? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए, इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या बात बता रहा है? इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, इसको बहुत आसानी से हम आपको बताते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, अर्थ और मून के एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है, अर्थ और मून के एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो बच्चों, इतना तो सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। ये अर्थ है, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी। ये अर्थ है, और मून है, ये मून है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? G/6। पता है? नहीं पता है? याद कर लो, कितना होता है? G/6। मून पे कितना होता है? G/6। अर्थ पे कितना होता है? G। ठीक है, तो किसी बॉडी का वेट अगर आप अर्थ पे निकालोगे, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, ये देखिए, और वेट क्या होता है? वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचेगी, या फिर मून उसी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा, वही क्या होगा उसका वेट। अब आइए वेट कैलकुलेट करते हैं, एक बार मून पे और एक बार अर्थ पे। ठीक, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू, मान लो कोई m मास की बॉडी यहाँ रखी हुई है और उसी m मास की बॉडी को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ध्यान चेक करो, मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो मास नहीं चेंज होगा, जितना मास यहाँ था उतना ही मास यहाँ होगा, लेकिन इसका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m इंटू जी, m इंटू जी, ये लीजिए, ये हो गया वेट ऑन द अर्थ। और इसी तरीके से अगर आप निकालोगे वेट ऑन द मून, वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून, तो वेट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो मास तो m है, मास नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितना है? G/6 है, तो यहाँ पे हो गया G/6। ओके स्टूडेंट्स, अब ये m इंटू जी की जगह आप क्या रखोगे? यहाँ से देखो, वेट ऑन द मून इज गिवन बाय, ये देखो, m इंटू जी की जगह आप क्या रखोगे? m इंटू जी की जगह आप WE रख सकते हो। सो WE, और नीचे क्या बच गया? 6 बच गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेट ऑन द बॉडी, वेट ऑन द, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज गिवन बाय, देखो नीचे 6 बच गया है, क्या बचा है? नीचे 6 बच गया है। ठीक है, WE/6, यानी कि क्या आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं? WE को हमने ऐसे ही लिखा, ठीक, और इंटू में 1/6 आप आगे लिख सकते हो, लो 1/6 इंटू WE। तो मून पे वेट कितना आ गया? ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ से यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे देखो, वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून इज गिवन बाय, ठीक है, अपॉन में 6 है, यानी कि 1/6 इंटू वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन द अर्थ। ये लीजिए, मून पे वेट कितना हो गया? 1/6 हो गया। ठीक है, मतलब समझो, इसका ये मतलब है कि जितने फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही थी ना, उस फोर्स का 1/6 टाइम्स कर दो, उस फोर्स को 6 से डिवाइड कर दो। 1/6 का मतलब 6 से डिवाइड कर दो, उस फोर्स को 6 से डिवाइड कर दो, तो उतने फोर्स से मून इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्यों? क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, G/6 है, अर्थ पे G है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि यहाँ पे बॉडी का वेट था 600 न्यूटन, अरे मान लो भाई 600 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600 को 1/6 कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा? यहाँ पे वेट आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, 600 का 1/6 करो, 600 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है ना? ओके, तो ये चीज़ है, यानी कि यहाँ पे वेट अलग है, वहाँ पे वेट अलग है, मास सेम है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कितने वेट से, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? 600 न्यूटन से, लेकिन मून सेम ऑब्जेक्ट को कितने वेट से, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? 100 न्यूटन से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, यानी कि वेट क्या होता है? अलग अलग
जगह पर वेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वेट वेरी कर सकता है, वेट फिक्स नहीं होता लेकिन मास फिक्स होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखो यहां से आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि मास नहीं चेंज होगा, जितना मास यहाँ था उतना ही मास यहाँ होगा, ओके स्टूडेंट्स, लेकिन वेट क्या होगा, वेट वेरी करेगा, वेट कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा। वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, ये फिक्स नहीं, कांस्टेंट मतलब फिक्स, ठीक है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे वेट अलग अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अर्थ पे ही आप ले लो, अर्थ पे ही ले लो आप, अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेटर्स के पास कितना होता है जी का वैल्यू 9.8 और पोल्स पे कितना होता है 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्थ पे ही एक ही बॉडी का वेट अलग अलग आएगा, कैसे, देखो मान लो किसी बॉडी का मास कितना है, इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, ठीक, देखो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कहां पर, इक्वेटर्स पे, अर्थ के इक्वेटर्स के आसपास जी की वैल्यू 9.8 और अर्थ के पोल्स पे कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल्स पे कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, मान लो किसी बॉडी का मास कितना है 2 किलोग्राम, अरे भाई मान लो 2 किलोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसका वेट निकालोगे इक्वेटर्स पे, वेट ऑन द इक्वेटर, डब्ल्यू ई का मतलब चलो ई क्यू लिख देते हैं, वेट ऑन द इक्वेटर कितना आ जाएगा एम इंटू जी, एम कितना है इसका 2 किलोग्राम और इक्वेटर्स पे जी कितना है 9.8, सो 2 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा 2 8 16 1 2 19.6 न्यूटन, ठीक है। और सेम बॉडी का वेट अगर आप पोल्स पे निकालोगे, वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द पोल्स, तो कितना आ जाएगा एम इंटू जी, एम कितना है मास तो उतना ही है 2 किलोग्राम और जी पोल्स पे कितना है 10 है, एम इंटू जी कितना आ गया 20 न्यूटन, देखा अर्थ पे ही डिफरेंस प्लेसेस पे वेट में डिफरेंस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम बॉडी जिसका मास कितना था 2 किलोग्राम, एक बार उसको इक्वेटर के आसपास ले गए तो 19.6 न्यूटन के फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पोल्स पे जब ले गए तो 20 न्यूटन से उसको अट्रैक्ट करेगा, देखा वेट अलग अलग आ रहे हैं। तो वही चीज है, वेट अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू वेरी करती है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा। तो वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। इसके बाद बच्चों जो आपका मास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। भाई मास जब आप बताते हो, जैसा अभी यहाँ पे आपने बात करी मास कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, मास बताते टाइम डायरेक्शन की बात आप नहीं करते हो, लेकिन वेट एक तरीके का फोर्स है और वेट को बताते टाइम आप डायरेक्शन की बात करते हो। बार बार मैं आपसे बता रहा था ना, अर्थ और मून का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने बोला था आपको क्या कि वेट किसी बॉडी का वेट क्या होता है एक तरीके का फोर्स होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती, तो डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेट की एक डायरेक्शन होती है अर्थ के सेंटर की तरफ, या मून पे ले जाओगे तो मून के सेंटर की तरफ, समझ गए, ठीक। तो अगर हम आपको पूछें वेट कहां लग रहा है तो ये डायरेक्शन है वेट की, यहाँ पे वेट कहां लग रहा है ये डायरेक्शन है वेट की, टुवर्ड द मून, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ या फिर मून के सेंटर की तरफ, डिपेंड करता है मून पे ऑब्जेक्ट है या अर्थ पे, ओके। तो इस तरीके से आप बोलोगे, तो आप बोलोगे भाई देखो वेट क्या होता है, ठीक, वेट क्या होता है, वेट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेट क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है, ठीक। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि एसआई यूनिट जो होती है आपकी वेट की वो क्या होती है न्यूटन होती है, ठीक है। मास की क्या होती है किलोग्राम होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो उसका आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ये 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, फुल नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10.6। देखिए द ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, ठीक है। ये देखिए एक वुडन ब्लॉक है, अब ये टेबल टॉप पे रखा हुआ है, बात समझो बच्चों, देखो एक बार कैसे रखा है इसको ये वाले डायग्राम को देखो, एक बार इसको ऐसे खड़ा खड़ा रखा ऐसे, ये ऐसे, ठीक, और एक बार इसको पड़ा पड़ा रखा ऐसे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड, ओके, मतलब दोनों ही केसेस में प्रेशर कितना लग रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन यहां कराना चाहता हूं, प्रेशर का मतलब क्या होता है समझो बच्चों। देखो सबसे पहले प्रेशर से पहले आप ये समझो थ्रस्ट क्या होता है, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एनी सरफेस, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट, ओके। फोर्स समझिएगा जरा, थोड़ा शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको सारी चीजें, ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर या फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, अब वहां छुप गया है कोई बात नहीं है, फोर्स एक्टिव बोल दे रहा हूं मैं, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज नोन एज व्हाट थ्रस्ट। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए कि कोई बॉडी है,
ठीक, ये कोई बॉडी है और ये कोई सरफेस है और ये कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना। अब इस बॉडी का मास कितना है, m है। ध्यान से सुनो, इस बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बॉडी इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही है, ठीक। तो जवाब है अपने वेट के इक्वल, आई रिपीट, जवाब है अपने वेट के इक्वल, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है या किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी भी सरफेस पे रखा है, चलो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा टेबल पे रखा हुआ है। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो जवाब है भाई, इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, अर्थ। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स किससे इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब अर्थ जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करती वही इस बॉडी का वेट होता है, मानते हो कि नहीं भाई। अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वही इसका क्या है, वेट है। यानी कि इस बॉडी पे एक तरीके का वेट लग रहा है। तो ये देखिए, ये बॉडी का वेट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो इस बॉडी का वेट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब सुनो, ये वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, f का मतलब फोर्स, भाई वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, यस सर। अब आप ध्यान से चेक करो, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम आपसे पूछे थ्रस्ट कितना है, इस सरफेस पे थ्रस्ट कितना आ रहा है यहां पर, तो थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये देखिए, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही फोर्स तो लग रहा है, बॉडी का वेट ही तो लग रहा है भाई। अपने वेट से वो सरफेस को दबा रही है, ऐसे सोचो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री पे ये फोर्स लग रहा है, तो बस यही थ्रस्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन को करते टाइम जब आपको थ्रस्ट निकालने के लिए हम बोलेंगे, तो आप बॉडी का वेट निकाल दोगे, ठीक है ना। चाहे आप उसको W लिखो, F लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो आप, उससे मतलब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, जब आपको यहाँ थ्रस्ट हम पूछेंगे, आप इसका वेट निकाल देंगे, चाहे आप उसको फोर्स F से दिखाओ, W से दिखाओ, थ्रस्ट लिखो, लेकिन निकालोगे कैसे, m इंटू जी, वेट के फॉर्मूले से, m इंटू जी, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो ये बात हो गई थ्रस्ट। अब सुनो, मतलब थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स ही होता है, थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स होता है, लेकिन कैसा फोर्स होता है, जवाब है जो कि सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। मान लो बच्चों कोई सरफेस ये है, ठीक, अब ऐसे करके फोर्स लग गया तिरछा, तो ये एंगल 90 नहीं बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा ना, ये फोर्स थ्रस्ट नहीं है, ये बस फोर्स है, ये फोर्स है। इसको हम कॉमन भाषा में फोर्स बोलेंगे, थ्रस्ट नहीं बोलेंगे। थ्रस्ट ये तब होगा जब ये सरफेस पे इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे, ये लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थ्रस्ट आपको पता चल गया क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। अब सुनो, प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों देखो, प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल छोटा सा। देखिए बच्चों, यस, देखो, प्रेशर जो होता है एक तरीके का फोर्स का इफेक्ट होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट, मतलब फोर्स जितना अवेलेबल है उसका इफेक्ट कितना है, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको एकदम बढ़िया एग्जांपल दें, देखो एकदम बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखो मान लो कि नेल्स लगी हुई है, बड़ा अजीब सा एग्जांपल, लेकिन सोचो, ये ग्राउंड पे नेल लगी हुई है, नेल 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 समझ तो, कील, ये कील लगी हुई है ऐसे। अब आप आ जाओ और इस नेल के ऊपर एक पैर से खड़े हो जाओ, अपने एक पैर इसके ऊपर रख दो इस तरीके से, अपना फुट ऐसे रख के खड़े हो जाओ। सोचो, ये नेल चली जाएगी भाई, आपके पैर में घुस जाएगी अंदर। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब आप इसके ऊपर अपना फुट रखते हो आप इस तरीके से और खड़े हो जाते हो ऐसे, ठीक, तो दोनों का कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, दोनों का कांटेक्ट एरिया बहुत कम है। सुन लो, आपका वेट कहां काम कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि इस सरफेस पे जो कांटेक्ट सरफेस एरिया ना दोनों का, ये नेल का ये सरफेस और आपका ये फुट ऐसे, ये देखिए दोनों का कांटेक्ट एरिया भी बहुत कम है। तो आपका वेट कहां लग रहा है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे, यानी कि थ्रस्ट कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रस्ट। और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, यानी कि आपका वेट जो है सो है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपका मास है 10 किलोग्राम, मान लो, ठीक, और आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 है, चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे आपका मास 10 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ले लो आप, लो 50 किलोग्राम का मास है, ठीक, 50 इंटू 10, वेट कितना हो जाएगा, यानी कि थ्रस्ट यहाँ पे कितना आएगा, यहीं पे निकाल देता हूँ, m इंटू जी, थ्रस्ट कितना आ जाएगा, m इंटू जी, यानी कि 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500 क्या न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो 500 का न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि थ्रस्ट कितना है, 500 न्यूटन। ये कांटेक्ट एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रस्ट कितना है, 500 न्यूटन है। लेकिन बच्चों कांटेक्ट एरिया तो बहुत कम है, ये नेल अंदर चला गया, नेल, यानी कि जब कांटेक्ट एरिया कम है तो इस फोर्स का या इस वेट का, वेट या थ्रस्ट, इस थ्रस्ट का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, नेल अंदर घुस जाएगी, बहुत चोट लगेगी आपको। लेकिन अगर हम क्या करें, ऐसी बहुत सारी नेल्स ले लें, सोचो अजीब सी बात है, ये ऐसी बहुत सारी नेल्स ले लें, ये इस तरीके से 1 नेल 2 नेल, ये सब नेल्स है, ठीक, ये नेल है, और एक लार्ज सरफेस एरिया पे जमीन पे बिछा दें इस तरीके से, और आराम से आके इस पे लेट जाए, इस तरीके से आप इस पे लेट जाइए, इस तरीके से ऐसा, ठीक है,
लेट डाउन, लेट जाओ ऐसे, तो क्या होगा, ये देखिए ये आपका जो बैक है इसका सरफेस एरिया, पैर वैर का सरफेस एरिया, सारा मिला के सरफेस एरिया, कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बॉडी का वेट चेंज होगा? नहीं, बॉडी का वेट तो अभी भी उतना है, m इंटू जी से 500 न्यूटन, यानी कि अभी भी थ्रस्ट कितना लग रहा है, ये जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है ये पूरा ऐसे नेल्स लगी हुई है ना, समझ रहे हो ना, नेल्स लगी हुई, उस पर आप आराम से आके लेट गए, एक भी नेल आपकी बॉडी में जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट तो उतना ही है, यानी कि थ्रस्ट तो अभी भी उतना है 500 न्यूटन का, लेकिन आपने क्या कर दिया, कांटेक्ट एरिया जो है वो बढ़ा दिया, कांटेक्ट एरिया बढ़ा दिया, यानी कि उतना ही फोर्स पहले कम एरिया पे लग रहा था, अब उतना ही फोर्स अब ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। यहां पे इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा है, यहां पे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, यहां बहुत ज्यादा है, और यहां पे उस फोर्स का इफेक्ट जो प्रभाव आ रहा है वो बहुत कम है। यहां पे फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, यानी कि थ्रस्ट सेम है, 500 न्यूटन यहां पे भी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 500 न्यूटन यहां पे भी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि यहां एरिया कम है इसलिए फोर्स ऑफ इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, और क्योंकि यहां पे एरिया ज्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ इफेक्ट कैसा है, फोर्स ऑफ इफेक्ट कैसा है, लेस है, कम हो गया, ठीक। और ये नेल्स आपकी बॉडी में नहीं जाती हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है, यानी कि यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी का पता चला, किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर आपको क्या बताता है, प्रेशर आपको बताता है इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, प्रेशर आपको क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इस तरीके से प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जवाब है प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, यानी कि कितना कितना थ्रस्ट है वो तो है ही है, लेकिन कितने एरिया पे, तो थ्रस्ट बाय एरिया। सिंपल शब्दों में बोलें तो ध्यान समझिए जरा, प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट बाय एरिया हो जाएगा, यानी कि और अच्छी तरीके से अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो यहां से हो जाएगा आपके पास, अगर मैं एरिया को 1 यूनिट कर दूं, कितना, एरिया को कितना कर दूं, 1 यूनिट, ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा 1, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेक कर लो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से, थ्रस्ट अपॉन 1 थ्रस्ट हो जाएगा, भाई नीचे एरिया 1 ले लिया ना, थ्रस्ट अपॉन 1 थ्रस्ट, यानी कि प्रेशर क्या है, प्रेशर 1 यूनिट एरिया पे लगने वाला क्या है, थ्रस्ट है। तो हम बस ये चेक कर लेंगे 1 यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, 1 यूनिट एरिया पे जितना थ्रस्ट लगता है, सिंपल शब्दों में बोले तो 1 यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वही क्या है, प्रेशर है, बस। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया, एंड दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, बिकॉज हम थ्रस्ट की बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक बात और समझते हो, ऐसा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर का मतलब फोर्स ऑफ इफेक्ट कम होगा, वहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा था तो इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का प्रभाव, यानी कि प्रेशर क्या है, कम है, इसलिए नेल हमारी बॉडी में नहीं घुसती है, अंदर नहीं जाती है, और वाइसे वर्सा, इसी का जस्ट रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया, यानी कि उतना ही फोर्स कम सरफेस एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए कांटेक्ट सरफेस एरिया कम है, केवल इतना ही कांटेक्ट है, ये पॉइंट वाला बस ऐसे इतना ही कांटेक्ट एरिया है, तो उतना ही फोर्स यहाँ लेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए फोर्स का इफेक्ट ज्यादा आएगा, और उतना ही फोर्स वहां पे ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट कम आएगा। आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात, तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये वाला डायग्राम देख के बताओ अब बताओ, चाहे आप ब्लॉक को अगर ऐसे रखोगे, ठीक, ब्लॉक को अगर आप ऐसे रखोगे तो देखो कांटेक्ट सरफेस एरिया कम है, बस इतना ही एरिया कांटेक्ट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स कम आएगा, यानी कि प्रेशर कम आएगा या ज्यादा आएगा, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक, एरिया कम है प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब अभी आप आंसर निकालोगे तो कांटेक्ट एरिया क्योंकि कम है, कांटेक्ट एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक, तो यहाँ पे आप अभी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आएगा, और यहाँ पर जब इसी ब्लॉक को आपने ऐसे रख दिया, ये देखिए अब कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया, इतना एरिया अब इसके कांटेक्ट में एरिया बढ़ गया, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा आएगा, कम आएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि थ्रस्ट को आप लोग न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को मेजर करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा किसका, प्रेशर का, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल को PASCAL पास्कल लिखते हैं, ये साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में बोला गया है यूनिट, ठीक है ना, पास्कल को शॉर्ट में PA लिखते हैं, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं प्रेशर कितना है, 1 पास्कल है, ठीक, या प्रेशर कितना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये सारी बातें आपको नोट करनी हो तो नोट कर लीजिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, ठीक। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, कुछ लोग बोर हो गए होंगे, बट बच्चों रिवाइज इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, और वो इन क्वेश्चंस को रटने लगते हैं और परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो रटिए नहीं, अच्छी तरीके से आप चीज़ें करिए, ओके। चलिए, चलो ये सबको किनारे कर देते हैं बच्चों ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। चलो ये साइड में चला गया ठीक है, बहुत छोटा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है। अब आइए सवाल करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? थ्रस्ट, ओके। बिकॉज प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, तो थ्रस्ट कैलकुलेट करोगे। थ्रस्ट अभी मैंने आपको बताया था m/g होता है, बॉडी का जो वेट होगा वही थ्रस्ट होगा। m मास कितना जाके देखो, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये भी सेम ब्लॉक है, तो दोनों के लिए थ्रस्ट सेम होगा। 5 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम लोग? जी की वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप 9.8 लोगे। कितनी लोगे? 9.8 लोगे, ओके। एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं, 9.8 ही लिया है, यस सर 9.8 लिया है। m इंटू जी, ठीक। पता है ना जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नाउ 9.8 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 8 40, 4 5 9 45, 45 प्लस 4 49, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल कितना आ गया? 49.0, यानी कि 49.0 का मतलब 49 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए थ्रस्ट कितना आएगा, दोनों केसेस में थ्रस्ट कितना आएगा? 49 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, आपको निकालना है प्रेशर। प्रेशर निकालना है केस 1 में, यानी कि ए केस में प्रेशर निकालने जा रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो, थ्रस्ट तो आपको पता है, एरिया नहीं पता है, एरिया कॉन्टेक्ट एरिया। तो ध्यान चेक करो बच्चों, जब ये वाले ब्लॉक को ऐसे रखा, ठीक, ये वाले ब्लॉक को ऐसे रखा, देखो पहले इस ब्लॉक को ऐसे देखो, इसकी लेंथ कितनी? 40, ब्रेथ कितनी है? 20, और हाइट कितनी है? लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितनी है? 40, ब्रेथ कितनी है? 10, और हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर में दिया, ध्यान रखना। ऐसे जब इसको ऐसे खड़ा करके रख दिया तो ये वाला रेक्टेंगल कॉन्टेक्ट में रहेगा इस तरीके से, और ये वाले रेक्टेंगल में अगर आप देखो तो कौन से रेक्टेंगल में, जब इसको ऐसे खड़ा करके रखोगे तो ये वाला जो सरफेस है, कौन सा वाला सर? ये वाला जो सरफेस है, ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा? ये रही इसकी लेंथ और ये रही इसकी ब्रेथ, है तो रेक्टेंगल ना ये, ठीक है। तो नीचे से अगर आप देखोगे तो ये वाला सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में, लेंथ कितनी है? 20, और ब्रेथ कितनी है? 10। यहां से देख लो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक। तो केस ए में भाई ये ऐसे रखा था, इसको ऐसे खड़ा करके रखोगे तो ये वाला जो एरिया है यही तो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ना। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है आपको? चेक कर लो, ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये इस तरीके से, ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में ये रही देखिए लेंथ और ये रही ब्रेथ, नीचे एक रेक्टेंगल होगा जो कि छुप गया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में यदि हम एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ रखेंगे 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। क्यों सर? इसलिए क्योंकि बच्चों एरिया का जो एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। तो आइए चेंज करते हैं, क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये सेंटीमीटर चेंज होगा मीटर में, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, सेंटीमीटर चेंज होकर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, ठीक। ये 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया, ठीक। यहाँ से आ जाएगा 2/10, ओके स्टूडेंट्स, मीटर, इंटू यहाँ से आ जाएगा 1/10, ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर। अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, और अपॉन में 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया, 10 × 10 100 हो गया, ठीक। अब मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखा एरिया किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको 2/100, मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं काटा था क्योंकि 2/100 को सॉल्व करना ईजी है। कितना आ जाएगा? 0.02, नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो 2 था, 2 के पहले 0 लगाया और यहाँ डेसिमल, और इसके पहले कुछ नहीं तो 0, तो 0.02 मीटर स्क्वायर, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो फर्स्ट केस में एरिया कितना आ गया? 0.02 मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है बच्चों? 49 न्यूटन। थ्रस्ट कितना है? 49 न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 49 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे सर? सॉल्व देखो कैसे करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 49 है ना, और यूनिट अब आप देख लेना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। तो बस मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ,
02, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे और इस तरीके से आपके पास 4900 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 002 का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब सुनो 4900 को आप क्या लिखोगे 49 इंटू 100, यस सर लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। तो अब आप क्या करो 49 को 2 से डिवाइड कर लो पहले, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 49 को 2 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। 49 को 2 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। चलो 49 डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2 करिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 9 कॉपी करेंगे, ठीक, 2 4 जा हो गया 8, 9 माइनस 8 1, डेसिमल की हेल्प से 0, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से कितना आ गया आंसर 24.5, ठीक, तो यहाँ से आ गया कितना 24.5 आ गया, ठीक, इंटू में क्या है इसका आंसर 24.5 इंटू में क्या है 100 है, ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक 0 से एक 0 गया, कितना बचा 245 बचा, इंटू में क्या बचा 10 बचा, नीचे 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं, और साथ में यूनिट बचेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आएगा 2450, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि बच्चों फर्स्ट केस में जो प्रेशर है, फर्स्ट केस में जो प्रेशर है वो कितना है, फर्स्ट केस में जो प्रेशर है वो कितना है, वो है आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट केस में जो प्रेशर है वो कितना है, वो है आपका कितना 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2450 पास्कल, ठीक है बच्चों, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप इसमें जो है देखिए आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, ठीक है बच्चों, देखिए पेज नंबर 139 पे देखोगे, कह रहा है सब्स्टिट्यूटिंग एसआई यूनिट्स ऑफ द थ्रस्ट एंड एरिया इन द गिवन इक्वेशन वी गेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए, ठीक। लेकिन उन्होंने आपकी बुक में बोला एनसीईआरटी में कि इसका एसआई यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, तो आप पास्कल ना लिख के आप क्या लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिख दो, ठीक है ना। एसआई यूनिट अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एसआई यूनिट से एक बात और पता चलती है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स का इफेक्ट है, तो इस ब्लॉक में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स आ रहा है 2450 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, ये यहाँ पे प्रेशर का मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो ये हो गया आपका पार्ट ए का प्रेशर, अब पार्ट बी का प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया, चलो अब देखो चलिए यहां से देखिए, ओ ये चला ही गया पूरा, चलो कोई बात नहीं है, क्या करें, है ना। अब पार्ट बी में देखो जरा, पार्ट बी में नोट तो आपने कर लिया होगा ना, प्रेशर निकालते हैं पार्ट बी में बच्चों, क्या होता है प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट तो इतना ही होगा और एरिया यहां से निकाल लो। एरिया जब आप पार्ट बी में निकालोगे तो देखो कॉन्टेक्ट एरिया कितना है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, मतलब समझो अब फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो, ठीक, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, जब इसको ऐसा लेटा के रख दोगे, ऐसा ऐसे ऐसे गिरा के रख दोगे, तो ये वाला जो सरफेस एरिया ये कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है आपको इसका एरिया लेना है, इस बार इसको ऐसा गिरा दोगे तो 40 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ, है ना, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी 40 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10। तो इस बार एरिया क्या रखेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाले केस में ये 40 और ये 10, नीचे रेक्टेंगल होगा जो कि कांटेक्ट कर रहा होगा सरफेस के साथ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, छुप गया है। नो 40 इंटू 10 कितना होता है 400, और हाँ एक काम और कर लो यहीं पे, आप एक काम कर लो, क्या 40 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ठीक, तो सेंटीमीटर किस में आ जाएगा मीटर में, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो ये सेंटीमीटर किस में आ जाएगा मीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं 100 से डिवाइड करके, ये 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया, ठीक। अब देखो 4 इंटू 1 हो गया 4 अपॉन में 10 इंटू 10 हो गया 100, ठीक, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और 4 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आइए थ्रस्ट निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। सो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी प्रेशर इज इक्वल्स टू, थ्रस्ट नहीं प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया कितना है 0.04 क्या ये 49 न्यूटन और 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन, 49 डिवाइडेड बाय 0.04, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 0 लग जाएंगे, ऊपर आएगा 4900, नीचे आएगा 004 को 4 लिखेंगे, उसके बाद 4900 को 49 इंटू 100 लिखेंगे, भाई 4900 को क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 100, क्योंकि 49 इंटू 100 वापस 4900 हो जाएगा, अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो 49 डिवाइडेड बाय 4 करिए, यहाँ पे कर लेते हैं 49
डिवाइडेड बाय 4, 4 वन ज़ा 4 होता है, कट जाएगा, यहाँ से 9 कॉपी करेंगे, 4 टू ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 4 टू ज़ा क्या होता है 8 होता है, 8 माइनस 10 माइनस 8 क्या होता है 2, रिमाइंडर 2 आ गया, डेसिमल के हेल्प से 0, 5 ज़ा कितना आ गया 20, ठीक, ये लीजिए 12.25। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आंसर क्या आ रहा है आपका, ध्यान चेक करो, 49/4 कितना आ रहा है 12.25, ठीक है, इंटू में 100 है, इंटू में क्या है 100 है, ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कहाँ जाएगा 2 प्लेस राइट में, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि 12.25 इंटू क्या है 100 है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, डेसिमल से 2 प्लेस, डेसिमल कहाँ लगा है 2 डिजिट पहले, तो नीचे 2 जीरोस आ जाएंगे, 100 से 100 गया, कितना आ गया 1225 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एसआई यूनिट लिखेंगे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाइए, सेकंड वाले केस में प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड वाले केस में जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हो फोर्स सेम है, यानी कि दोनों का थ्रस्ट सेम था, 49 न्यूटन 49 न्यूटन, ये देखो इसका वेट लग रहा है ना नीचे 49 न्यूटन, ओके, और इसका भी वेट लग रहा है नीचे 49 न्यूटन, लेकिन बच्चों वेट सेम है, यानी कि सेम फोर्स है, लेकिन कॉन्टेक्ट एरिया अलग अलग है, तो फोर्स का इफेक्ट अलग अलग आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उतना ही फोर्स कम एरिया पे लग रहा है, लेस एरिया था यहाँ पे, तो प्रेशर ज्यादा आ रहा है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक। यहाँ पे उतना ही फोर्स 49 न्यूटन का ज्यादा एरिया पे लग रहा है, ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम आ रहा है, यानी कि प्रेशर कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, 1225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे लगभग कितना फोर्स आ रहा है 1225 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। और यहाँ पे 1 यूनिट एरिया पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया पे यहाँ पे 2450 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो आपने देखा कि बॉडी का जो थ्रस्ट वो सेम है, मतलब कि सरफेस पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है वो सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग होने के कारण उस फोर्स का जो प्रभाव है, उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो अलग अलग आता है। एरिया के बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, एरिया के कम होने से इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।